गुड मॉर्निंग बच्चों। आज गैर अर्थशास्त्र में हम देखेंगे ग्रामीण विकास का अगला। ग्रामीण विकास के बारे में हम देखेंगे। ग्रामीण विकास मतलब गांवों के बारे में विकास, गांव का विकास कैसे किया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कैसे किया जाए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में हम बहुत सारी जनता हमारे जो भारत में है गांव में निवास करते हैं। तो पहले हम जब तक गांव का विकास नहीं करेंगे देश का विकास होगा नहीं। तो गांव के विकास के बारे में सोचा गया कि तो फिर गांव के विकास तो कृषि को पहले प्राथमिकता दिया गया, कृषि का कैसे हम सुधार करें। तो ग्रामीण विकास उसी से शुरुआत होता है। अब विविधीकरण उसके अंतर्गत देखेंगे। विविधीकरण संबंधी सरकार की नीतियां क्या है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बागवानी के समन्वित विकास हेतु एक तकनीकी मिशन का आरंभ। उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है उसमें बागवानी से समन्वित विकास हेतु सरकार की तकनीकी मिशन, सरकार ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बागवानी के लिए लोगों का समन्वित विकास के लिए एक तकनीकी मिशन का आरंभ किया है। तकनीकी मिशन जैसे उत्पादक है, विस्तार है, कटाई के पश्चात प्रबंध है, प्रोसेसिंग है, विपणन तथा निर्यात के बीच प्रभावपूर्ण संपर्क स्थापित किया जाएगा। इन सब के पीछे की कैसे उसका बुआई, छटाई, बिजाई, फिर उसका विपणन का सबका एक कहां से कहां हम उसको ले जाएंगे, कहां बेचेंगे, ये सब व्यवस्था करना। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का कार्यान्वित करना। राष्ट्रीय कृषि बीमा, कभी कभी ऐसा होता है कि फसल नहीं होता, बर्बाद हो जाता है, तो उसके लिए किसानों को बीमा योजना का भी लाभ देने के लिए सरकार ने नियम निकाले हैं कि इस कृषि में इतना ज्यादा उन लोग मेहनत करते हैं और अगर बाढ़ आ गया, अगर सूखा पड़ गया तो उनका जो फसल है वो नष्ट हो जाता है। तो उसके लिए उनको बीमा योजना से क्रियान्वित किया, बीमा योजना कार्यक्रम चालू किया। तीसरा दिया है कपास के तकनीकी मिशन की कार्यवाही। कपास की खेती के लिए भी ये तकनीकी जो तकनीकी लगता है कपास के लिए, जैसे पुराने जमाने में कैसे कपास को तोड़ना, उसका बीज अलग करना, फिर उसको और कुछ प्रोसीजर होता है, उसको अब नए नए मशीन द्वारा उसको किया जाने लगा ताकि लोग उस उत्पादन में उसमें रुचि ले और अधिक से अधिक उत्पादन करे और लाभ पहुंचाए। तो उसके लिए भी सरकार मदद कर रहे हैं, मशीनों की व्यवस्था कर रहे हैं या उनके लिए ऋण दे रहे हैं, अनेक प्रकार से उनके लिए मदद का कार्य कर रहे हैं। पूंजी संबंधी आर्थिक सहायता का प्रावधान। पूंजी संबंधी अगर कोई भी कपास की खेती हो, अन्य खेती है जैसे औजार है, उसको जो ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर जो भी है, पूंजी की कमी होती है तो उनके लिए भी आर्थिक मदद दिया जाता है सरकार के द्वारा, उसको लोन दिया जाता है और उस लोन के तहत अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। और ये सब सरकार के द्वारा किया जाता है। नया नया नियम निकाले जाते हैं किस प्रकार से जो किसानों की मदद करे ताकि वो उस कृषि कार्य में अपनी रुचि ले सके और इस कार्य को आगे बढ़ा सके, और जो आने वाले बच्चे हैं वो भी इसमें व्यापार में अपना रुचि लगा सके। इसीलिए बहुत सारी मदद सरकार द्वारा भी की जा रही है, नया नया नियम निकाले जा रहे हैं। वाटरशेड विकास कोष का सृजन। वाटरशेड वर्षा पर आश्रित खेती के विकास हेतु वाटरशेड विकास फंड का सृजन किया गया। बहुत हम देखते हैं कि भारतीय कृषि पहले तो पूरे वर्षा पर ही आश्रित था, अब धीरे धीरे नहर और पानी की सुविधाएं होने लगी हैं। तो वाटरशेड के जरिए से लोगों को पानी की सुविधा देने के लिए सोचा जा रहा है। बहुत पूरे क्षेत्रों में जाल सा बिछा दिया जा रहा है नहरों का, ताकि वर्षा पर आश्रित ना रह सके और अपने हिसाब से वो फसल को पानी की पूर्ति कर सके और उत्पादन को बढ़ा सके। बागवानी संबंधी विकास हेतु आधारभूत संरचना की मदद। बागवानी के विकास के लिए भी आधारभूत संरचना जैसे उससे जुड़े हुए हों, संचार का है, और बागवानी संबंधी विकास हेतु आधारभूत संरचना की मदद की जाए। फसल कटाई के बाद की देखरेख पर बल दिया जाए, और जिसकी बागवानी है तो बागवानी के बाद उसको कहाँ पर ले जाया जाना, विपणन है, और उसके और मदद के लिए और कुछ जैसे खाद क्या लगता है, ये सारी वो आधारभूत उससे जुड़ी हुई जो है
संचार के लिए भी चाहिए, प्रचार के लिए भी चाहिए। तो ये सारी चीजों की व्यवस्था कराना है। कृषि विपणन को सुदृढ़ बनाना। कृषि विपणन जो है, कृषि जो हम पैदावार करते हैं उसको कैसे ढोया जाए, कैसे ले जाया जाए, कैसे बेचा जाए, इनकी भी व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। क्योंकि देखते हैं कृषक जो है अपने उपज का सही कीमत नहीं ले पाते हैं, तो उसकी भी व्यवस्था की गई है। बाजारों की सुव्यवस्थित, वो पास उसको बाजार मिले, कोशिया को न दे, जाकर अपने खुद मंडी में बेचे और सही उसकी कीमत ले, इस प्रकार से व्यवस्था की गई है। कृषक को जितना पास हो सके, गांव में भी बेच पा रहे हैं, थोड़ा सा दूर जाके गांव में बेच रहे, मंडी उसको अच्छे से मिल सके, ऐसी सरकार की व्यवस्था होती है। तो सरकार चाहते हैं कि कृषक को किसी प्रकार का तकलीफ मत हो और वो जो फसल उत्पादन किए हैं उसका सही कीमत उसको मिल सके, इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। बीज फसल बीमा, सरकार जो है बीजों के लिए फसल बीमा का भी प्रावधान रखे हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि फसल नष्ट हो जाता है, तो गोदामों में अच्छे से अच्छे बीज का भंडार रखा रहता है ताकि किसानों को उसके बीमा के थ्रू बीज दिया जा सके। जैसे इस बार फसल नहीं हुआ है तो उसके पास भंडार रखा रहता है। अगले साल अगर कृषकों को धान बुआई के लिए बीज की आवश्यकता पड़ती है तो सरकार के पास बीज भंडार रहता है, वो किसानों को आसानी से बीजों का बंटवारा करते हैं, बीज दिलाते हैं, ताकि उसे किसी तरह के इधर उधर भटकना ना पड़े। तो इसके लिए सरकार व्यवस्था करते हैं। बीज बैंक योजना, बीज बैंक योजना ये भी है कि सरकारों को कम कीमत पर अधिक अच्छा उपज देने वाले बीजों की व्यवस्था करना सरकार का कार्य रहता है। सरकार जो है कृषकों के बारे में सभी प्रकार के सोचते हैं कि वो फसल उत्पादन करते हैं तो फसल को कैसे बेचना है, कैसे व्यवस्थित रखना है और सुरक्षित रखना है, किस प्रकार से मेहनत करना है, कैसे उसको यातायात का साधन मिलना है, कैसे साग की सुविधा मिलना है, कैसे उसको कर्ज दिलाना है, कैसे तकनीकी व्यवस्था करना है, पानी की व्यवस्था करना है और बीजों की सही खाद का को व्यवस्था करना। ये सारी चीजों की जो देखरेख और नियम और उनको बंटवारा ये सब सरकार द्वारा किया जाता है ग्रामीणों के लिए, क्योंकि गांव ही देश का आधार होता है। क्योंकि बहुत सारी जनसंख्या गांव में रहते हैं, कृषक जो है कम पढ़े लिखे और पढ़े भी रहते हैं तो उतनी जानकारी नहीं रहते हैं, तो इस कारण से उसको जागरूक बनाने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, नियम निकालते हैं, नियम को बार बार प्रकाशित करते हैं ताकि उनको सभी चीज की जानकारी हो, कोई बीच में आकर इसको लूटे ना, उसको उनकी फायदा ना उठाए और उन जो कीमत वो उत्पादन कर रहे हैं उसका सही कीमत किसानों को मिल सके। ये सारी चीजों का देखरेख को करते हैं। अब देखते हैं हम जैविक खेती। जैविक खेती क्या है कि बहुत सारा हम देख रहे हैं कि खाद जो है रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं। रासायनिक खाद में उत्पादन तो अधिक होता है, कीड़े भी मरते हैं, जो भी है तो उत्पादन हो रहा है, परंतु उसके असर जो होता है वो बहुत दिन तक चावल में रहता है, छिलका में रहता है, जो पशु खाते हैं। और हम बोलते हैं रासायनिक खाद में इतनी जहरीलापन होता है कि वो जमीन के जो उर्वरक शक्ति है उसको भी नष्ट कर देता है और धरातल में नीचे जो हमारे पानी के स्रोत है नीचे तल में उसमें भी असर पहुंच जाता है। जो हम पानी हम पीने के लिए उपयोग करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं असर आ जाता है। तो पूरा पर्यावरण जो है उससे प्रदूषित हो रहा है। जो हम खाद डालते हैं, दवाई छिड़कते हैं, उससे पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो रहा है। तो उसी के लिए जैविक खेती का प्रयोग करें। जो हमारे पर्यावरण के द्वारा, प्राकृतिक वातावरण के द्वारा जो पत्ते हैं, पेड़ पौधों के पत्ते हैं उनके और जो घास फूस उसको इकट्ठा करके ढक के बनाया हुआ खाद, जो एक तो जमीन के लिए जमीन का भी उर्वरक शक्ति बढ़ाते हैं, उसकी उर्वरक शक्ति को नष्ट नहीं होने देते हैं और खाने में किसी प्रकार का कोई जहरीलापन नहीं होता, पौष्टिक बढ़ती है, शरीर के लिए अच्छा होता है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। तो आजकल सब रासायनिक खेती की बजाय जैविक खेती को अपनाने की सलाह दे रहे हैं। जैविक खेती से उत्पादन भले सीमित मात्रा में हो, ना कम होता है ना अधिक, परंतु वो जो हम इतना खर्च करके उत्पादन करते हैं वो शरीर को इतना ज्यादा नुकसान दे रहे हैं, उससे ये बचाता है। भले महंगा पड़े फिर भी शरीर को
अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है, हमको बीमारी से दूर भगाता है, बहुत सारे बीमारी नहीं होने देते हैं जो जैविक खेती जो रासायनिक खेती में होता है। तो ये जैविक खेती के जो भ्रांतियां हैं, जैविक खेती संबंधी जो भ्रांतियां हैं उसको दिया है। रासायनिक खेती की तुलना में जैविक खेती का उत्पादन कम होता है उसकी अपेक्षा, परंतु हम अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचे तो हम जितना खर्चा स्वास्थ्य में कर लेते हैं, बीमारी में कर लेते हैं, हॉस्पिटल में कर लेते हैं, उसकी अपेक्षा हम देखें तो ये बहुत कम होता है, क्योंकि हम हॉस्पिटल के झंझट से बच जाते हैं, पौष्टिक आहार हमको मिलता है, पौष्टिक खाना मिलता है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, और जहरीला खाने से हमारे सर के जो जितने भी मशीन पार्ट जो है उसका सिस्टम जो है बिगड़ जाता है। तो इसकी देखें तो हमको इसमें भ्रांति दिखेगा, परंतु नहीं है। अब देखते हैं जैविक खेती मितव्ययी नहीं है। मितव्ययी नहीं है बोल रहे हैं, क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही हम जितना खर्च करते हैं सोचते हैं उतना खर्च होता नहीं, जितना महंगा सोचते हैं उतना महंगा होता नहीं है। इसमें हम ऐसे तो देखने से लगता है कि हाँ ज्यादा खर्चा हो रहा है, परंतु अगर हर चीज के हिसाब से देखें तो उसमें खर्चा कुछ नहीं है। कूड़ा खाद का प्रयोग करने से आप पर्याप्त पुष्टिकारकों की पूर्ति नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कूड़ा करकट के वो क्या है, हमको किसी प्रकार के रासायनिक जो खराबी है वो हमको होने नहीं देता। जैविक खेती में पौधों के भोजन देने की कोई अवधारणा नहीं है, बल्कि यह प्रश्न भूमि के भोजन खिलाने का है तथा उसे स्वास्थ्य तथा जीवित रखने का है। अधिकांश कार्य अनगिनत जीवन तथा सूक्ष्म जीवन जीवित भूमियों में पल लेते हैं द्वारा संपन्न किया जाता है। जैविक खेती के अनेक प्रयोग से सुनिश्चित करते हैं कि भूमि की उपजाऊ शक्ति सदैव बनी रहती है, क्योंकि ये जमीन को स्वस्थ रखता है, पौधों के साथ साथ जमीन को स्वस्थ रखता है, और जमीन स्वस्थ रहेगा तो पौधे स्वस्थ रहेंगे, जो उसमें जो जीवाणु कीटाणु जो है पौधे की पैदावार को बढ़ाते हैं, वहां की जमीन को स्वस्थ रखते हैं, वो पनपते हैं और उनको मारने नहीं देते हैं, और वो जमीन को स्वस्थ रखते हैं, जिससे पौधे भी स्वस्थ रहते हैं। रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग जैविक खेती है। जैविक खेती ऐसा कहा जाता है कि जैविक बाजार केवल बड़े किसानों जो संख्या में अल्प होते हैं के लिए, केवल बड़े किसान को ही जैविक खेती मौद्रिक लाभ प्राप्त होती है, ऐसा नहीं है। जैसे हम छोटे किसान भी इसका उपयोग कर सकते हैं, बड़े किसान तो करते ही हैं, तो उनको उतना फर्क नहीं पड़ता बोलते हैं, परंतु हाँ उसके जो हम रासायनिक खाद से लेते हैं उससे थोड़ा सा कम उत्पादन होता है, परंतु ऐसा नहीं है, छोटे किसान भी ले सकते हैं। क्योंकि अब देखेंगे अगर जैविक खेती से जो उत्पादन किया हुआ फसल है वो रासायनिक खादों से पैदा किया हुआ खेती की कीमत ऊपर जाता है, ऊपर बिकता है, क्योंकि उस पौष्टिक रहता है, किसी प्रकार का जहरीला नहीं रहता, शरीर को कोई नुकसान नहीं रहता, इसलिए वो ज्यादा कीमत में बिक रहा है। रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग। अंतिम महत्वपूर्ण भ्रांति है कि रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग न करना जैविक खेती है, किंतु ऐसा नहीं है। जैविक खेती का संबंध भूमि के स्वास्थ्य को बनाए रखना है, भूमि को भोजन देना, न कि पौधे को भोजन देना है। उच्च सर्वोत्तम उत्पादन अनेक तकनीकी का प्रयोग करते हुए पर्यावरण अनुकूल ढंग से प्राप्त करना निसंदेह। यदि किसी कृषि प्रणाली को सफलता प्राप्त करनी हो तो इसे भूमि को भोजन खिलाने का उत्तरदायित्व स्वीकार करना है। हम रासायनिक खाद से भूमि की उर्वरक शक्ति को भी नष्ट करते हैं, तो इसमें कहा गया है कि रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग जैविक खेती है तो नहीं, हम इसमें पौधे का पैदावार से ज्यादा हम जमीन को स्वस्थ रखने के बारे में सोचते हैं, जिससे न उसकी उर्वरक शक्ति नष्ट हो रही है उसके बारे में ज्यादा सोचा जाता है। अब देखते हैं जैविक खाद की गुणवत्ता। जैविक खाद की अधिक पौष्टिक, जैविक खेती तथा पर्यावरण। जैविक खेती पर्यावरण दोनों
जैविक खेती पर्यावरण के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह जंगली जानवरों की विविधता से सुरक्षित बनाए रखती है। फसलों तथा पशुओं के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह भूमि के लिए ही बेहतर है। इसके द्वारा भूमि का पोषण होता है जो कि भावी पीढ़ी का संसाधन है। जैविक खेती बेहतर, स्वादिष्ट तथा स्वास्थ्यप्रद खाद का उत्पादन करती है। भूमि पर कृत्रिम उर्वरकों का प्रयोग करने से इसका रासायनिक पदार्थ भूजल तथा नदियों में चला जाता है। पीने के पानी में नाइट्रेट का पाया जाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कुल मिलाकर जैविक खेती परंपरागत खेती की तुलना पर्यावरण के लिए अधिक बेहतर है। आज पर्यावरण संबंधी सबसे बड़ी समस्या ऊर्जा की खपत की है। अब जैविक खेती में ऊर्जा का प्रयोग परंपरागत खेती की तुलना में बहुत कम होता है। जैविक खेती के अन्य सकारात्मक पर्यावरण संबंधी पहलुओं में बहुत कम उर्वरक का इस्तेमाल तथा कृत्रिम उर्वरकों का पूर्ण परिहार जो कि भूमि, जल, पशुओं के लोगों के लिए हानिकारक है। तो पहले ही बता चुकी हूँ कि पर्यावरण के लिए जैविक खेती कितना अच्छा है। रासायनिक खाद से कितना नुकसान होता है, जहरीले खाने के साथ साथ वो जमीन के सतह पर चले जाते हैं। हम भूमिगत जलों का सेवन करते उसमें भी उसका असर दिखता है। तो खाने से लेकर पानी तक भी जहरीला हो जाता है, हमारे पूरे वातावरण दूषित हो जाता है। तो ये है रासायनिक खादों का जो हमारे शरीर के अंदर प्रभाव पड़ता है। जैविक खाद की यहाँ पर गुणवत्ता देखते हैं। जैविक खाद अधिक पौष्टिक होता है और इसमें रासायनिक पदार्थ तथा नाइट्रेट अवशेष कम होते हैं। इसमें ऊंचे स्तर के विटामिन तथा सूक्ष्म मात्रिक तत्व होते हैं क्योंकि फसल की प्राकृतिक खुराक मिलने से बेहतर संतुलित पौष्टिक पूर्ति होती है। जबकि कृत्रिम उर्वरक के कारण चूना तथा मैग्नीशियम इस प्रकार के भूमि की घुल मिल जाते हैं और वे पौधे तक नहीं पहुंच पाते। और जो हम जैविक खाद का उपयोग करते हैं तो उस पौधे की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, उसको उनके जो अंदर नाइट्रोजन जो होता है उसको नष्ट नहीं करते हैं। गैर जैविक खाद की तुलना में जैविक खाद का उत्पादन साधारणतः अधिक महंगा होता है। सुपर बाजारों की जरूरतें पूरी करने में ताजा उत्पादन में बहुत व्यर्थ जाता है तथा कम मात्रा में होने के कारण वितरण की लागत ऊंची होती है। जैविक बाजार में सरकार के व्यापक हो जाते हैं तथा पैमाने की बचत के कारण जैविक उत्पादन की कीमतों में गिरावट की संभावना है। जैविक खेती की अब लाभ देखते हैं। जैविक किसान संश्लिष्ट रसायनों का प्रयोग नहीं करते हैं। ये पेट्रोलियम आधारित होते हैं। पेट्रोलियम एक गैर नवीनीकृत संसाधन है जिसको नहीं बना सकते और उसका कोई उपयोग नहीं कर सकते। परंपरागत फसलों की तुलना में जैविक फसलों में अधिक मात्रा में गौण मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं। यह वह पदार्थ है जो पौधों की प्रतिरक्षित प्रणाली का एक भाग होता है और जो कैंसर की बीमारी का मुकाबला करने में सहायक होते हैं। जो हम देखते हैं रासायनिक खाद का प्रयोग करने से कैंसर की बीमारी ज्यादा बढ़ रही है। ऐसे कहा जाता है कि खराब जो फल है जिसमें ज्यादातर फल को पकाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, कीड़ा मारने के लिए, तो उन सब चीज को खाने से ही कैंसर बढ़ रहा है। तो जैविक खाद का प्रयोग करने से इससे हमको लाभ हो रहा है। जैविक खेती की मिट्टी से अधिक पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। जैविक खेती में अधिक जैविक सक्रियता तथा अधिक जैविक विविधता पाई जाती है। अनुसंधान परिणाम बनाते हैं कि परंपरागत फार्म रसायनों वाले बगीचों की तुलना में जैविक सेबों में बगीचों जहां किसी प्रकार के संश्लिष्ट रासायनिक कीटनाशक अथवा उर्वरक का प्रयोग नहीं किया वहां अधिक मीठे फल तथा अधिक लाभ की प्राप्ति हुई है तथा मिट्टी भी अधिक स्वस्थ बनी हुई, क्योंकि प्रकृति के अपने पनाह में अपने आप से पकना, अपने आप से बढ़ना, उसमें स्वाद अलग आता है। जो हम कृत्रिम रूप से पकाते हैं, कृत्रिम रूप से उसमें जो भी खाद डालते हैं उसमें उतना स्वाद, उतना पौष्टिक नहीं होता है। समय के साथ जैविक फसल में उत्पादन की दरों में बहुत कम परिवर्तन होते हैं। समय के साथ जैविक मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और जैविक फसलों में विटामिन के ऊंचे स्तर पाए जाते हैं। अब उनकी हानियां भी देख लेते हैं। जैविक खेती की प्रमुख हानियां हैं। जैविक उत्पादन गैर जैविक से अधिक महंगा होता है। जैविक खेती अधिक श्रम गहन होते हैं और जैविक खेती में पशु खाद का प्रयोग किया जाता है जो घातक जीवाणुओं को आश्रय देता है। ऐसा कुछ नहीं है। परंपरागत खेती की तुलना में जैविक खेती का उत्पादन औसतन 20% कम होता है। जैविक किसानों को समय समय पर नाशक जीवों के कारण समस्त फसल या उसके बड़े भाग से हाथ धोने पड़ते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, उसके लिए सावधानी भी दिया गया है।
तो हम ज्यादातर देखते हैं कि जैविक खाद से लाभ अधिक होता है, तो कुछ कुछ चीजों में कुछ असावधानी करने से कुछ लाभ भी होता है, तो उसको हम कुछ सुधार सकते हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा जैविक खेतों का प्रयोग करना चाहिए, जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि हम स्वस्थ भोजन कर सकें। क्योंकि जिसके लिए हम कार्य करते हैं, जिसके लिए हम जीवन जीते हैं, जिसके लिए मेहनत करते हैं, तो हमको पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, पौष्टिक खाना चाहिए, ताकि हम और तंदुरुस्त रहें, हमें किसी प्रकार का और बीमारी का सामना ना करना पड़े। स्वस्थ मन रहेगा तभी हम अच्छे से कार्य कर सकेंगे। आगे क्लास में और देखते हैं हम।